अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम आईबीपीएस पैटर्न में ब्लड रिलेशन से किस तरीके के सवालात की पूछे जाते हैं वो देखेंगे और उनको किस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स या कुछ सिंबल्स की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके पहले 3 लेक्चर्स हम ले चुके हैं जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट शामिल है। इस लेक्चर में ब्लड रिलेशन में सेम आईबीपीएस पैटर्न के क्वेश्चन हम देखेंगे, किस तरीके से वहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है और उनके जो ज़ैली सवालात वहाँ पर दिए हुए हैं, किस तरीके से आप उनको हल करेंगे, हम आज वो देखने जा रहे हैं। चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। ब्लड रिलेशन से कुछ इस तरीके के सवाल आपको देखने मिलेंगे आईबीपीएस पैटर्न में। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, 8 अफराद के ख़ानदान ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच में 3 शादीशुदा और 2 गैर शादीशुदा जोड़े हैं। एफ ये ए की सास है, बी ये जी ये बी का बेटा है, एच ये डी के दादा है, सी ये एफ का बेटा है, लेकिन डी के वालिद नहीं, ई ये डी की माँ है, एच ये सी के वालिद है। इस तरीके के सवाल में यहाँ पर कुछ हिंट जो है तो ये ऐड की गई है, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ पर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं शो होने वाला है। आपको यहाँ पर सिर्फ इससे ये हेल्प मिलने वाली है, जब आप डायग्राम बनाएंगे, आप जब किसी शादीशुदा जोड़े को आप वहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपको उन दोनों के दरमियान इस एक्स का यूज़ करना है, और जब आप बहन भाई का रिलेशन बताएंगे तो आपको वहाँ पर इज इक्वल टू का यूज़ करना है। और जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है जैसे जी ये बी का बेटा है, तो इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि जी जो है तो वो मेल है। उसी तरीके से हम आगे देखें, जैसे ई ये डी की माँ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पता चल रहा है कि ई जो है ये एक फीमेल है। तो हमें जब भी हम डायग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये क्लियरली लिखना है कि मेल है या फीमेल है। अगर आप इस चीज़ को मिस करते हो और सिर्फ डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब इस क्वेश्चन में जब आप जीन्स लिख लें, कुछ क्वेश्चन के हिंट आपको जब मिल गए कि हाँ किस तरीके से आप शादीशुदा को मेंशन करेंगे, भाई बहन को किस तरह से मेंशन करेंगे, तो ये सब मेंशन करने के बाद आप एक स्टेप्स भी देखिए कि यहाँ पर कितनी स्टेप्स की ये बात हो रही है। जैसे यहाँ पर 3 लाइन इसीलिए दी गई कि पीढ़ी कितनी, नस्लें कितनी बताई गई, दादा तक है, बाप तक है या परदादा तक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको उस सीक्वेंस में लिखना है, नहीं तो होता ये है कि हम जब डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर एक लाइन में जब हम बनाने बैठते हैं तो पजल हो जाता है कि मतलब इतना डिस्टेंस रखिए आप डायग्राम के दरमियान में कि आपको पता चले कि हाँ ये ऊपर की पीढ़ी है, ये नीचे की पीढ़ी है, ताकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में हमें इस डायग्राम से इजीली समझ में आए कि किस क्वेश्चन में जवाब क्या आने वाला है। ये मामू, चाचा या दादा, बाप, माँ, ये रिलेशंस वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आगे हमने डायग्राम आप शो भी की है कि किस तरीके के डायग्राम बनाना है, लेकिन आप कोशिश भी तो यहाँ पर हमें करना है कि किस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि एफ, पहले सेंटेंस में लिखा है एफ ये ए की सास है, एफ ये ए की सास है। क्या इससे एक कोई डायग्राम बनाना स्टार्ट हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ एफ। अब एफ का जेंडर मुझे पता है, एफ ए की सास है, यानी जाहिर सी बात है एफ क्या है? फीमेल। एफ क्या है? फीमेल। और एफ ए की सास है, तो ए की सास है तो ये डाउन में आएगी, कौन आएगा? ए। ए के बारे में हमें पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन ए जो है तो
बहू है एफ की। ए यहाँ पर लिखा है एफ ये ए की सास है, एफ ये ए की सास है, तो ए एफ की बहू है। दोनों जुमलों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ए का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है कि एफ जो है तो कोई लेडीज है। अब दूसरा सेंटेंस है, जी ये बी का बेटा है। जी ये बी का बेटा है, तो जी ये बी का बेटा है। अब हमारे पास जी मौजूद नहीं है, बी मौजूद नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एच ये डी के दादा है, क्या हमारे पास एच और डी के बारे में कोई मालूमात है? जी नहीं। सी ये एफ का बेटा है, हमारे पास एफ मौजूद है, और सी कौन है उसका? बेटा। सी कौन है? बेटा। तो यहाँ पर मैं सी को लिख सकता हूँ, और सी बेटा है यानी सी का जेंडर क्या हो गया? मेल। सी का जेंडर क्या हो गया? मेल। और जब सी मेल है तो जाहिर सी बात है ए क्या हो जाएगा? फीमेल, क्योंकि ये दोनों तो शादीशुदा है ना। ए एफ ए की सास है और सी एफ का बेटा है, तो ए और सी जो है तो शादीशुदा जोड़ा हो गया। अब आगे क्या दिया है? आगे दिया है लेकिन डी के वालिद नहीं। कौन? सी ये एफ का बेटा है, सी ये एफ का बेटा है, लेकिन डी का वालिद नहीं। तो हमें अभी डी के बारे में कोई पता नहीं है, तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं। ई ये डी की माँ है, क्या हमारे पास यहाँ कुछ मौजूद है? जी नहीं। एच ये सी के वालिद है, एच सी के वालिद है। अब देखिए, एफ सी की माँ है और एच सी के वालिद है। यहाँ पर देखिए एच सी के वालिद है, तो एच सी के वालिद है यानी ये एक शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा। एच सी के वालिद है, और जब एफ सी की माँ है, एच सी के वालिद है, तो एच का जेंडर भी हमें पता चल गया, हो जाएगा मेल। हमारे पास डायग्राम अभी बना है 50%। अब यहाँ पर हमें और क्या चीज हमें हेल्प कर रही है, तो देखिए एच ये डी के दादा है, ये सेंटेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एच ये डी के दादा है। अब एच जो आने वाला है, डी जो आने वाला है, वो तीसरी पीढ़ी में आने वाला है, क्योंकि अगर हम उसको यहाँ रखते हैं तो भी एच उसका दादा नहीं होगा, यहाँ तो रख ही नहीं सकते। तो ये बात समझ में आई कि एच जो है वो डी का दादा है, तो डी जाहिर सी बात है तीसरी पीढ़ी में आएगा। लेकिन अभी एच डी के बारे में हमें कोई और रिलेशन पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर अभी डी लिख लेते हैं। डी के बारे में ना हमें मेल फीमेल पता है, ना उसके माँ बाप कौन है वो पता नहीं, हाँ दादा दादी जरूर पता है। अब यहाँ पर डी से रिलेटेड कौन से यहाँ पर सेंटेंस दिख रहे हैं? जी ये बी का बेटा, यहाँ तक हो गया। सी ये एफ का बेटा, ये भी पता है, लेकिन डी का वालिद नहीं। कौन डी का वालिद नहीं? सी। सी डी का वालिद, सी ये एफ का बेटा है लेकिन डी के वालिद नहीं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर सी को डी का वालिद मेंशन नहीं किया। ई ये डी की माँ है, ई कौन है? ई कौन है? डी की माँ। तो हम डी को जो है तो इस तरफ बना लेते हैं ताकि हमको डायग्राम बनाने में आसानी हो। हाँ, ई डी की माँ है, तो ई इस लेवल में कहीं पर भी हो सकती, और माँ है इसलिए उसका जेंडर क्या हो गया? फीमेल। माँ है इसलिए वो क्या है? फीमेल है। ई डी की माँ है, ई ए डी की माँ है, एच ये सी के वालिद है। तो ई डी की माँ है, ये एक हमारा डायग्राम यहाँ पर बन गया। और क्या कहा? एच ये सी के वालिद है, ये भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास कौन रह गया? हमें बी के बारे में देखना है, बी और जी। तो बी कहाँ पर है? बी के बारे में क्या रिलेशन है? जी ये बी का बेटा है, जी ये बी का बेटा है। बी के बारे में रिलेशन कहाँ से मिल रहा है? जी ये बी का बेटा है, सी ये एफ का बेटा है लेकिन डी के वालिद नहीं, ई ये डी की माँ है, एच ये सी के वालिद है। अब यहाँ पर हमें
एक चीज़ ये पता चल रही है इस सेंटेंस से, जी ये बी का बेटा है। मतलब यहाँ पर बी जो है तो इस लेवल में आने वाला है, बी इस लेवल में आने वाला है। यहाँ पर बराबर का सिंबल लगा देंगे। बी क्या कहा, जी ये बी का बेटा है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, जी ये बी का बेटा है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर और पता चली कि ई का जेंडर है फीमेल, और बी डी जो है तो डी का जेंडर और जी का जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन एच जो है तो डी के दादा है, एच जो है तो डी के दादा है, यानी यानी बी जो है वो एच और एफ का बेटा ही है। यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि ये एक ही खानदान के लोग हैं। अब यहाँ पर ई अगर लेडीज है और ई अगर लेडीज है तो बी का जेंडर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। बी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल, क्योंकि ये क्या है, वालिद है, बी क्या है, वालिद है। अब यहाँ पर हमारी डायग्राम पूरी तरीके से बनकर तैयार है। एक मर्तबा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। एफ ये एक ही सांस है, एफ ये एक ही सांस है, देखिए एफ ये एक ही सांस है। दूसरा कह रहा है जी ये बी का बेटा है, जी ये बी का बेटा है। उसके बाद एच ये डी के दादा है, एच ये जी ये बेटा है, इसलिए जी का भी हमें पता चल गया जेंडर बेटा है, इसलिए जी भी क्या हो जाएगा, मेल। और क्या कहा, एच ये डी के दादा है, जी हाँ बिल्कुल एच ये डी के दादा है। सी ये एफ का बेटा है, सी ये एफ का बेटा है, लेकिन डी के वालिद नहीं, डी के वालिद नहीं है बिल्कुल। अगर हम डी के वालिद सी नहीं है तो हमको बी को एच और एफ का बेटा मानना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। उसके बाद ई ये डी की माँ है, ये भी कंडीशन हमारे यहाँ पर फुलफिल हो गई। हाँ, लेकिन हमें डी के बारे में जेंडर पता अभी भी नहीं चला कि वो लड़का है या लड़की है, बेटा है या बेटी है। एच ये सी के वालिद है, एच ये सी के वालिद है। ये डायग्राम आपको बहुत कम टाइम में बनाना है, यहाँ पर समझाने के लिए हम एक एक चीज़ को ले रहे हैं। अब जब हम इस डायग्राम के ऊपर पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखने मिलता है, खानदान में गैर शादीशुदा कौन है। तो देखिए यहाँ पर अब हम चेक करते हैं सी और डी। देखिए सी और डी को जब हम देखेंगे, सी और डी, तो सी और डी कहाँ है, ये सी है और ये डी है। तो सी तो शादीशुदा है, सी तो शादीशुदा है, इसलिए पहला हमारा आंसर नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है, डी और जी, तो डी कहाँ है, ये, जी कहाँ है, ये, तो जी हाँ, डी भी शादीशुदा नहीं है, जी भी शादीशुदा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी और जी। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर डायग्राम परफेक्ट बना लेते हो 3 से 4 मिनट में, तो आप इन सवालों को 5-5 सेकंड में हल कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ई का एच से किस तरह ताल्लुक है, ई का एच से किस तरह ताल्लुक है। देखिए ई का एच से ताल्लुक, अब यहाँ पर हमें देखना होगा ई और एच को। तो देखिए ई कहाँ है, ई है यहाँ पर, और एच कहाँ है, यहाँ पर। तो ई क्या है, देखिए एच का बेटा कौन है, बी, और ई कौन है उसकी बीवी। तो एच का ई से क्या ताल्लुक है, एच का ई से, सॉरी ई का एच से पूछ रहा है। अगर यहाँ पर हम इसको अगर पलट दे तो जवाब भी हमारा गलत हो जाएगा। ई का एच से ताल्लुक पूछा, तो ई एच की कौन है, ई एच की बहू है, ई एच की बहू है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
दिए हुए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है पूछा है। यहाँ पर दुरुस्त नहीं भी देता है, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि वहाँ पर दुरुस्त पूछा है या दुरुस्त नहीं पूछा है। आप अगर एग्ज़ाम में थोड़ा वक्त की कमी होती है, इस वजह से हम कभी-कभी सवाल को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाते और हम वहाँ पर गलत जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पर दुरुस्त पूछ रहा है, ए ये जी की माँ है, क्या ये बात यहाँ पर फुलफिल हो रही है? ए जी की माँ है, जी नहीं, जी और डी की माँ बाप तो ई और बी है, ए की यहाँ पर कोई औलाद का जिक्र नहीं है, तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है। एफ ये ई की माँ है, एफ ये ई की माँ है, तो देखिए एफ कौन है? सी और बी की माँ, ई तो बी की बीवी है, तो वो ई की एफ जो है तो एफ जो है तो ई की माँ कैसे हो जाएंगी? वो तो ई की सास सास है, एफ जो है तो ई की सास है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बी ये डी के वालिद हैं, बी ये डी के वालिद है, जी हाँ, क्योंकि डी की माँ वालिदा कौन है? ई, और डी के वालिद कौन है? बी, तो ये स्टेटमेंट जो है तो हमारा दुरुस्त है, ये आंसर सही है। अगला सवाल, बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? देखिए बी कहाँ है? ये एफ से क्या रिश्ता है? ये एफ है, तो बी और बी का एफ से क्या रिश्ता है? तो बी एफ का बेटा है, बी एफ का बेटा है। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर वो बी का एफ से रिश्ता की बजाय एफ का बी से रिश्ता पूछता तो यहाँ पर जवाब बाप होता, बाप या वालिद। ये आपको ध्यान रखना है, किसका किससे रिश्ता पूछ रहा है। अगला सवाल, पूरे खानदान में कितनी औरतें हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। क्या पूछ रहा है? पूरे खानदान में कितनी औरतें हैं? देखिए अब हम गिनते हैं कितनी औरतें हैं। ये एफ जो है तो एक, ए दो, ई तीन। बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती करेंगे कि जी हाँ इस खानदान में तीन औरतें हैं, और जिसने ये आंसर दिया वो गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बारे में पता नहीं है, ये डी मेल है या फीमेल है ये हम नहीं जानते, इसलिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इनमें से कोई नहीं भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं जा सकता मौजूद है। अगर कहा नहीं जा सकता ये ऑप्शन यहाँ पर अगर नहीं होता तब हम जो है तो इस ऑप्शन को लेते थे, लेकिन कहा नहीं जा सकता मौजूद है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डी का हमें जब तक जिन्स पता नहीं चलेगा तब तक हम इस बारे में नहीं कह सकते कि उस खानदान में कितनी औरतें हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए इस सवाल में देखते हैं, नीचे दी हुई मालूमात का बगौर मुतालिया कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। एस ये बी की बहन है, के ये बी का भाई है, के ये एल का बेटा है, एल की वाई से शादी हुई है, वाई ये जे की बेटी है, वाई को एक एक ही बेटी है, जे की शादी सी से हुई है, के ये डी का भाई है, डी की शादी टी से हुई है। अब ऐसे डायग्राम में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन से स्टेटमेंट से जो है तो यहाँ पर स्टार्ट लेंगे। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं एस ये बी की बहन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस ये बी की बहन है। अब एस का जेंडर हमें पता चल गया, एस ये बी की बहन है तो एस कौन हो गई? फीमेल, एस ये बी की बहन है।
बी के बारे में कोई स्टेटमेंट है? बी के बारे में कोई स्टेटमेंट? जी नहीं। के ये बी का भाई है, के ये बी का भाई है, तो के का जेंडर क्या हो गया? मेल। बी के जेंडर के बारे में हमें अभी पता नहीं चला। अब के बारे में या इसके बारे में कोई और स्टेटमेंट? के ये डी का भाई है, के ये डी का भाई है। डी का जेंडर हमें अभी पता चला? जी नहीं। डी की शादी टी से हुई है, डी की शादी टी से हुई है। अब दोबारा हम जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एस ये बी की बहन है, एस ये बी की बहन है, के ये बी का भाई है, के ये एल का बेटा है, के एल का बेटा है। तो एल कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर की जानी। के एल का बेटा है, के एल का बेटा है। एल की वाई से शादी हुई है, एल की वाई से शादी हुई है। इनके जेंडर अभी पता नहीं है। वाई ये जे की बेटी है, वाई बेटी है, जी हाँ, यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्या है? फीमेल। और किसकी बेटी है? जे की। किसकी बेटी है? जे की। अब देखिए वाई का जेंडर फीमेल है और वाई और एल मियाँ बीवी है, शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है एल का जेंडर में पता चल गया मेल। आगे क्या कह रहा है? वाई को एक ये बेटी है, वाई को एक ही बेटी है, वाई को एक ही बेटी है। तो अभी फिर भी ये क्लियर नहीं है। जे की शादी सी से हुई है, मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा। जे की शादी सी से हुई है। के ये डी का भाई है, के ये डी का भाई है और डी की शादी टी से हुई है। अब हमें एक सेंटेंस पर यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। वाई को एक ही बेटी है, वाई को एक ही बेटी है, तो वाई की एक बेटी कौन है? एस। क्योंकि एस बी के डी ये सब किसके बच्चे हैं, किसके औलाद हैं? वाई और एल की। और वाई को एक ही बेटी है, तो फिर हमें यहाँ से ये चीज़ पता चली कि बी भी क्या होगा? बेटा। बी भी क्या है? बेटा। और डी भी क्या है? बेटा। और अगर डी और टी की शादी हुई है, वो दोनों शादीशुदा हैं, तो टी उसकी टी जो है तो डी की बीवी है। अब इस तरीके से हमारा डायग्राम ये बनकर तैयार हुआ है और इस डायग्राम में अभी भी हमें दो लोगों का जींस नहीं पता, जे और सी का। अब हम इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से हम इनको हल करेंगे ये देखने जा रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर हमें देखने मिलता है, अगर P C का भाई हो तब J का P से क्या रिश्ता है? इस तरीके के सवाल में अब आप ये सोचेंगे कि ऊपर तो सवाल में कहीं पर भी जो है तो P का जिक्र नहीं किया गया, P का जिक्र नहीं किया गया, तो अब हम कैसे जवाब दें? देखिए अब यहाँ पर हमें इन फैमिली में कुछ लोगों के बारे में ऊपर नहीं बताया गया था, यहाँ उनको हमको शामिल करके इस सवाल का जवाब देना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? वो बोला है पी सी का भाई है, तो हम पी को यहाँ पर लिख देंगे, पी को हम यहाँ पर लिख देंगे, पी सी का भाई है। तब जे का पी से क्या रिश्ता होगा? क्या पूछ रहा है वो? जे का पी से क्या रिश्ता होगा? तो देखिए जे के बारे में हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। भाई के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इज इक्वल टू का करेंगे। हाँ अब देखिए पी सी का भाई है, लेकिन सी पी की बहन है या भाई है ये नहीं पता। जे का भी हमें जेंडर नहीं पता, तो हम यहाँ पर कोई भी इस रिश्ता यहाँ पर हम नहीं कह सकते। यहाँ पर हम कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते कि हाँ सी को हम पी का भाई मान ले।
और वो जे जो है तो फीमेल है, इसलिए वो जो है तो उनका रिश्ता जो है तो फला फला जो है तो बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें जब तक जेंडर पता नहीं है तब तक हम किसी भी तरीके से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ पी का जेंडर पता था। पी का जेंडर था हमारे पास मेल, लेकिन जे और सी का नहीं पता था, इसलिए हमने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इस ऑप्शन को तरजीह दी। उसके बाद टी का एस से क्या रिश्ता है? कहाँ पर है टी? यहाँ पर टी है। एस से क्या रिश्ता है? तो देखिए, आप अगर जल्दबाजी करते हो तो बहुत से लोग बहन लगा देंगे। वो देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर एस भी फीमेल है, टी भी फीमेल है और ये सब भाई बहनें हैं इसलिए। जी नहीं, यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इस जो सिंबल का हम यूज़ करते हैं वो मियाँ बीवी के लिए, शादीशुदा जोड़े के लिए करते हैं। और जो है तो क्या पूछा है, टी का एस से क्या रिश्ता है? तो टी और एस का रिश्ता पूछा है टी का एस से। तो देखिए, टी और डी मियाँ बीवी है, डी जो है तो एस का भाई है, तो टी का एस से रिश्ता हो जाएगा, टी का एस से रिश्ता है भाभी का। टी एस की कौन है? भाभी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और यहाँ पर देखने मिलेगा, दो नंबर का ननन। अगर वो सवाल में इसको अगर पलट देता, ये दोनों वैल्यूज को अगर पलट देता, टी का एस से रिश्ता की बजाय एस का टी से अगर रिश्ता पूछता, तो आपका जवाब पहले वाला होता। तो एग्जाम में आपको इस तरीके के ऑप्शन भी देखने मिलेंगे। और आप कुछ लोग यहाँ पर ये करेंगे कि टी का एस से रिश्ता पूछा है, तो जी हाँ, टी और एस के बीच में ननन का रिश्ता है। जी नहीं, आप पहले देखिए किससे किसका रिश्ता पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अकरम अकरम असलम का बाप है, इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कि अकरम का असलम से क्या रिश्ता है, तो अकरम असलम का बाप है, तो जवाब में हमें वहाँ पर वो लेना पड़ेगा ऑप्शन। वहाँ पर अगर ये पूछे कि असलम का अकरम से क्या रिश्ता है, तो असलम अकरम का बेटा है। इस तरीके से जो है तो हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ये एक आसान सा जवाब हो जाता है यहाँ पर, लेकिन हम मामूली सी गलती या जल्दबाजी की वजह से एक मार्क हमारा खो देते हैं। हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर जेड ये टी की बेटी हो, तब बी का जेड से कौन सा रिश्ता है? देखिए, जेड ये टी की बेटी, जेड ये टी की, अब टी कहाँ पर है? यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जेड को नीचे रख देते हैं। क्या बोला उसने? जेड ये टी की बेटी है, जेड ये टी की बेटी है। तो जेड का जेंडर तो पता चल ही गया, बेटी है, यानी जाहिर सी बात है वो क्या है? फीमेल है। पूछ क्या रहा है? जेड का बी का जेड से क्या रिश्ता है? बी का जेड से, बी कहाँ पर है? ये बी का जेड से क्या रिश्ता है? तो देखिए, जेड का बी से, जेड का बी से, बी का जेड से, सॉरी, बी का जेड से क्या रिश्ता है? तो देखिए, जेड जो है तो जेड की वालिदा है टी और वालिद है डी, तो जेड के वालिद डी का भाई कौन है? बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, बी का जेड से रिश्ता अगर हम देखें तो बी जेड का कौन है? चाचा है। कौन है? चाचा। अब यहाँ पर कुछ लोग फिर इस क्वेश्चन में ये गलती कर सकते हैं कि जेड जो है तो भतीजी है, बी के भाई डी की बेटी जेड जो है तो बी की भतीजी है। लेकिन यहाँ पर फिर वही चीज दोहरा रहा हूँ कि बी का जेड से रिश्ता पूछा है, इसलिए वो बी जेड का चाचा है। और जेड का बी से रिश्ता अगर पूछता, जेड का बी से रिश्ता पूछता, तो जेड बी की भतीजी होती। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल एग्जाम में ध्यान रखना है। आप सब चीजें जो तो ठीक से कर लेते हो, आप डायग्राम ठीक से बना रहे हो, आप सिंबल्स का यूज बराबर से कर रहे हो, आपने मेल फीमेल बराबर लिखा है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में आप जो है तो गलती करते हो और आपका पूरा आंसर जो है तो गलत हो जाता है। तो
इन चीज़ों को आप फोकस करिए। यहाँ पर आप एक मामूली सी मिस्टेक करके अपने मार्क गंवा सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक जो आईबीपीएस एक और पैटर्न यूज करता है ब्लड रिलेशंस में, वो देखते हैं। इसमें यह होता है कि आपको सिंबल्स से जो है तो इसको रिलेट करके दिया जाएगा। जैसे ए इंटू बी, यानी ए ये बी का भाई है। मतलब जब भी इंटू का कोई सिंबल यूज हो रहा है वहां पर हम भाई का रिलेशन लगाएंगे। अगर वहां पर कोई माइनस का सिंबल आ रहा है तो माँ का रिश्ता लगेगा, प्लस का सिंबल आ रहा है तो वालिद का रिश्ता लगेगा, और डिवाइड का अगर सिंबल है तो वहां पर बहन का रिश्ता रहेगा। इसको हमने यहाँ पर कुछ आसानी के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ब्लैंक शीट दी जाएगी उसके ऊपर आप जो है तो इस तरीके से चीज़ों को लिख लीजिए। वहाँ पर आप चीज़ों को जो है तो इस तरीके से लिख लेंगे। ये माँ के लिए क्या है, बहन के लिए क्या है, भाई के लिए क्या है, और वालिद के लिए क्या है। इस तरीके से आप जो है तो ये चारों चीज़ें जो है तो मेंशन की गई उनको लिख लीजिए। अब जब आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है तो हम क्वेश्चन को हल करके देखेंगे कि क्या ये आसानी से हल हो पा रहा है। देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है एम ये जे के मामू है, नीचे दी हुई कौन सी मालूमात से जाहिर होता है। अब देखिए, एम ये जे के मामू है, यानी एम का जेंडर क्या होना चाहिए हमें, एम मामू है, और मामू पता है हमें मेल होता है। तो हमें पहले ये देखना है कि एम के साथ कितनी जगह जो है तो मेल वाला सिंबल है। तो देखिए, माइनस अगर रहेगा, माइनस अगर रहेगा तो वो मेल हो ही नहीं सकता। डिवाइड रहेगा तो वो मेल नहीं हो सकता, और प्लस या अगर इंटू है तो वो मेल हो सकता है। तो एम के साथ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, लेकिन ये लास्ट में दूसरी चीज, अगर जिसके बारे में पूछ रहा है वो आखिर में है तो वहां पर हमें एक चीज याद रखना है कि लास्ट वाले में हमें मेल फीमेल पता नहीं चलता। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन को तो बिल्कुल हम जो है तो छोड़कर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एम आ रहा है और हमें एम लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं होता है, तो वहां पर हम उसको मामू डिसाइड नहीं कर सकते। तो उस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे जिस ऑप्शन से हमारा जवाब आ ही नहीं सकता। अब हम यहाँ पर दूसरी चीजों को रखकर देखते हैं। जैसे m इंटू जे, अब हमें पता है m इंटू जे, इंटू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या दिया गया है, भाई। इंटू मतलब भाई, भाई के लिए हमारे पास इज इक्वल टू का सिंबल होता है। m भाई है, यानी m का जेंडर क्या है, मेल। एम जे, एम जे का भाई है, यहाँ पर आ गया जे, जे का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला। अब जे माइनस टी, माइनस मतलब माँ, जे माँ है किसकी, टी की, तो जे का जेंडर हो गया एफ, और किसकी माँ है वो, टी की। टी के बारे में कोई जेंडर हमें पता चला, जी नहीं। टी या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। हमें कौन सा रिलेशन पूछ रहा है, एम ये जे के मामू है। क्या यहाँ पर एम ये जे के मामू हम कह सकते, जी नहीं, क्योंकि एम और जे तो यहाँ पर भाई भाई, सॉरी भाई बहन हो गए। तो इस ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आया। दूसरे वाले को हम यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं। एम इंटू टी, एम इंटू टी, अब यहाँ पर हमने रखा एम, इंटू से मुराद क्या है, भाई। टी, टी प्लस जे, टी प्लस जे, तो प्लस मतलब वालिद, टी किसके वालिद है, जे के। टी का जेंडर क्या मिल गया, वालिद है यानी मेल। और एम और टी के बीच में क्या था, इंटू, यानी एम का भी जेंडर क्या है, मेल। क्या पूछ रहा है, एम ये जे के मामू है, एम ये जे के मामू है। क्या यहाँ पर वो मामू है, क्योंकि टी जो है तो जे के वालिद है, और टी और एम भाई भाई है, तो वो मामू ना होते हुए चाचा है। हमें मामू पता करना है, इसके लिए हम और अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इससे हम चेक करेंगे कि क्या अगला ऑप्शन हमारे लिए फुलफिल है। एम इंटू टी, एम इंटू टी मतलब एम इंटू के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, भाई, और टी, एम का क्या जेंडर हो गया, मेल। यहाँ पर आ गया टी,
टी माइनस जे, माइनस के लिए हमारे पास क्या है, माँ, तो टी किसकी माँ है, जे की। ये हमें और एक चीज मिल गई। और टी का जो है तो जेंडर हमें पता चल गया, एफ, फीमेल। टी माँ है जे की। पूछ क्या रहा है, एम ये जे का मामू है, एम ये जे का मामू है। जी हाँ, टी जो है तो जे की माँ है और माँ का भाई मामू होता है, हमें पता है। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है तो हमारा बिल्कुल सही है कि एम जो है तो जे का मामू है। ये आपको बहुत स्पीडली करना है, आपको समझाने के लिए इतना स्लो किया जाता है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि स्पीड में लीजिए, तो आपको समझाना मकसद है। मतलब ये नहीं कि आप जो है तो इतना स्पीडली जो तो हम इसको हल कर लेंगे, आपको कुछ स्टूडेंट को समझ में ही ना आए कि किस तरीके से वैल्यूज पुटअप की गई और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपको समझाना मकसद है। प्रैक्टिस आप बाद में पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है तो कितने टाइम में उसको कर पा रहे हैं। और आपको मैं कह चुका हूँ कि आप डायग्राम में मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर डायग्राम बनाइए और 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड में आप इनके आंसर ला सकते हैं। तो 4 मिनट में आप 5 से 5 मार्क के क्वेश्चन जो है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पी ये जे की भांजी है, नीचे दी हुई कौन सी मालूमात से जाहिर होता है। पी ये जे की भांजी है। अब यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, पी का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। पी का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। तो क्या हम ये देखेंगे कि देखिए पी यहाँ पर लास्ट में है, तीसरे ऑप्शन में पी लास्ट में है, यानी हमें यहाँ पता नहीं चलने वाला है कि पी मेल है या फीमेल है। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। लास्ट में अगर वो चीज़ आ रही है तो हमें वो चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि हमें मेल फीमेल उसका पता नहीं है। अब पी का जेंडर हमें क्या चाहिए, फीमेल, भांजी या भतीजी। अब यहाँ पर अगर इंटू और प्लस अगर पी के साथ आ रहा है, पी के बाद अगर इंटू या प्लस आ रहा है, मतलब वो ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा और एक ऑप्शन कट हो गया, ये वाला, क्योंकि पी प्लस जे दिया हुआ है। पी प्लस जे मतलब पी वालिद है जे का, और पी का जेंडर हमें फीमेल ही चाहिए, मेल नहीं हो सकता। इसके लिए हम चौथे ऑप्शन को भी कट कर देंगे। ये ट्रिक्स आपको लगाना है, इस तरीके से आपको जो है तो इन ऑप्शंस को कम करना है, तब जाकर अब कम टाइम में जो है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, जो हमें इनमें से एक ही ऑप्शन जो है तो करेक्ट मिलने वाला है। पी ये जे की भांजी या भतीजी चेक करना है। अब देखिए जे प्लस का मतलब क्या है, वालिद। वालिद है मतलब मेल। जे किसका वालिद है, आर का। किसका वालिद है, आर का। आर का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। माइनस का मतलब क्या है, माँ। माइनस का मतलब है माँ। आर का जेंडर पता चल गया, फीमेल है। और कौन है उसकी बेटी, सॉरी, आर किसकी माँ है, पी की। आर किसकी माँ है, पी की। पी के बाद हमें दिया है पी डिवाइड टी। पी डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब है बहन। डिवाइड का मतलब है बहन। अब हमें टी का जेंडर नहीं पता चला, लेकिन पी बहन है टी की, यानी पी का जेंडर हमें पता है, फीमेल। पूछ क्या रहा है, पी ये जे की भांजी है। यहाँ पर तो पी जे की भांजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तीसरी पीढ़ी में चला गया और वो पी का जो है तो पी जे की जो है तो नाना हो गए। पी जे की जो है तो जे पी के नाना हो गए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि सी जो है तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और पहला भी ऑप्शन नहीं है, तो हम क्यों ना दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं, यही सही होने वाला है। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं जवाब हो, इसलिए हमें जो बचे हुए दोनों ऑप्शन है दोनों चेक करना थे। उसमें से हमने पहला ऑप्शन चेक किया, वो हमारा आंसर नहीं था। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, जे डिवाइड आर।
जे डिवाइड आर। तो जे है, डिवाइड का मतलब हमें पता है बहन, और बहन है इसलिए जे का जेंडर हमें पता चला है फीमेल। जे डिवाइड आर, आर का जेंडर पता करेंगे। माइनस का मीनिंग है माँ, यानी आर कौन हो गई फीमेल, और आर, आर जो है तो किसकी माँ है पी की, आर किसकी माँ है पी की। एक मिनट, जे बहन है आर की, जे बहन है आर की, और आर माँ है पी की, आर माँ है पी की, और पी बहन है टी की। तो पी का जेंडर भी पता चल गया, पी बहन है टी की। पूछा क्या है, पी ये जे की भांजी है। देखिए पी, पी की माँ है आर, और आर की बहन है जे, तो जे पी जे की भांजी है। ये ऑप्शन से हमें कंफर्म हो गया। और जो है तो इंग्लिश में या मराठी में एक ही वर्ड का यूज होता है भांजा या भतीजी के लिए। तो ऐसा ऑप्शन, दो ऑप्शन बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल सकते कि हम हाँ उस ऑप्शन में, एक ऑप्शन में जो तो भतीजी दिख रही है और एक ऑप्शन में भांजी दिख रही है। इस तरीके के ऑप्शन एग्जाम में जनरली देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इंग्लिश में भांजा भतीजी, भांजा भांजी और भतीजा भतीजी के लिए एक ही लफ्ज का यूज होता है। तो उसके लिए ऐसे दो ऑप्शन नहीं दिए जाते। इसलिए आप बिल्कुल, अगर आपको पहले या दूसरे ऑप्शन में अगर भांजा या भतीजी मिल गया तो आप उसको टिक करके बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ये आर का भांजा या भतीजा है, नीचे दी हुई कौन सी मालूमात से जाहिर होता है। देखिए कुछ ट्रिक्स जो पहले आपको चेक करना है कि ये आर का भांजा या भतीजा है, मतलब के का जेंडर हमें मेल चाहिए, के का जेंडर हमें मेल चाहिए। तो अब देखिए के लास्ट में कहाँ पर आ रहा है, पहले ऑप्शन में, और कहीं पर है नहीं। एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते से कम हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, कहाँ पर के बाद फीमेल वाला सिंबल है। तो देखिए के बाद फीमेल वाला सिंबल जो है तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में देखिए माँ वाला है, माँ वाला। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि के का जेंडर हमें चाहिए मेल। यहाँ पर भी हमारे लिए आसानी हो गई। अब हमें सिर्फ दो ऑप्शंस को चेक करना है। अब हम चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन को, आर इंटू एम, मतलब आर भाई है किसका, एम का, और भाई है तो आर का जेंडर मेल है। आर एम का भाई है, एम प्लस के, प्लस मतलब वालिद, एम वालिद है मतलब इनका जेंडर भी मेल। किसके वालिद है, के का जेंडर पता नहीं, के इंटू जे, इंटू मतलब भाई, और भाई है मतलब के का जेंडर भी मेल। किसके भाई है, जे के। पूछा क्या है, आर ये के का भांजा या भतीजा है, आर ये के का भांजा या भतीजा है। हमें यहाँ पर इस पहले ही आंसर में जो है तो हमको पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। अगर जे के बारे में पूछता कि जे आर का भांजा या भतीजा है, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करते इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो लास्ट में दिया हुआ रहता है उसका हमें जेंडर पता नहीं होता। तो जे ना ही भांजा हो सकता है, ना ही भांजी, ना ही भतीजा, ना ही भतीजी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से आप आसानी से करेंगे और जो है तो इसको हल कर लेंगे, ये चीजें सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ये हमारे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो है तो आज के प्रैक्टिस जो है हमारी खत्म हुई, और अगले लेक्चर में हम लेंगे नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो चैनल पर विजिट कर रहे हो, लेकिन व्यूज़ तो काफ़ी है लेकिन लाइक और जो है तो शेयर लोग नहीं कर रहे लोग। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, वीडियोस को जो है तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है तो ये वीडियोस के ऊपर जो मेहनत हो रही है उसका कुछ हद तक हमें जो है तो सिला मिल सके। और दूसरी चीज़,
कल एक इंफॉर्मेशन दी गई थी जो सब्जेक्ट के ताल्लुक से, तो वहाँ पर आपको उर्दू का, शायद मैं बोल गया था गलती से, वहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपको मराठी के मिलेंगे, जिसमें वोकेबलरी वगैरह भी शामिल रहती है। 15 इंग्लिश के रहेंगे, कुछ जीके भी रहता है उसके अंदर, जनरल अवेयरनेस। तो उन सब का जो है तो डिटेल में क्या क्या रहेगा वो सब स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, और ये पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। इन क्वेश्चंस को आप जो है तो पीडीएफ में देखने के बाद पहले आप वीडियो देखिए, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप स्पीडली हल करने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको जो है तो जिन पर अमल करना है वो ये है, ये चीज़ें कि शादीशुदा के लिए आपको फिक्स कर लेना है। शादीशुदा के लिए एक्स जो है तो यूज़ करना है, बहन भाई के लिए जो है तो इस सिंबल का यूज़ करना है, इज इक्वल टू का। ये चीज़ें आप बिल्कुल अभी से जहन में रख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। और वैसे ही हमने यहाँ पर नीचे और एक चीज़ डिस्कस की लास्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, कि यहाँ पर जब वो आपको दे रहा है कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल है, माइनस माँ के लिए, प्लस वालिद के लिए, डिवाइड बहन के लिए, तो इसको आप अपने ब्लैंक शीट के ऊपर इस तरीके से लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और फिर आप स्पीडली जो है तो डायग्राम बनाइए। और इसमें भी हमने आपको जो 2 ट्रिक्स बताई कि अगर जिसके बारे में पूछ रहा है उसका जेंडर आपको पहले ही पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ते से, वो अगर लास्ट में आ रहा है तो आप वो ऑप्शन कट कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बाद, जैसे एम के बारे में यहाँ पर पूछा था, और एम जो है तो मेल चाहिए था, और मेल एम के बाद जहाँ पर भी हमने देखा कि माँ या बहन वाला सिंबल यूज हुआ, हमने वो ऑप्शन को भी जो है यहाँ से हटाने की कोशिश की। इस तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, और फिर एक सही आंसर जो है तो हमको कम टाइम में, और एक जो है तो परफेक्ट आंसर हमको मिल गया। तो इन सभी ट्रिक्स को जो है तो ब्लड रिलेशन में आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है तो अगर इतना स्लोली अगर इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, आपको सिंबल्स नहीं पता है कि माँ के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, उसके बाद बहन के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, तो ये सब के लिए आप अगर इतना टाइम अगर लगाते हैं तो इसमें आप एग्जाम में बिल्कुल पीछे रह जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं और जो डिस्कस करने हैं इसी एग्जाम में। आप एग्जाम शुरू करते हैं, और एग्जाम शुरू करने के बाद मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन आपको पहले नंबर पे आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट जो है तो उसको हल करने लगे, और बिल्कुल आपने उसको 8 से 10 मिनट में आपने वो डायग्राम परफेक्ट बना लिया, और पांचों सवाल आपने उसके अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन वहां से अब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा उस स्टूडेंट का कि अगले उसको जो है तो जो तो 50 सवालों के अंदर उसको चार जो है तो सीटिंग अरेंजमेंट के, या जो है तो फ्लोर पजल के क्वेश्चन आए, और उस स्टूडेंट ने चारों क्वेश्चन को हल करने में 40 से 50 मिनट लगा दिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस था कि मेरे ये आंसर सही होने वाले। और जब उसने एग्ज़ाम का टाइम चेक किया तो वो 120 क्वेश्चन के ऊपर उसका जो है तो चल रहा था एग्ज़ाम, और उसके पास टाइम बचा था 10 मिनट। अब ऐसी सिचुएशन में उस बंदे ने सीधे सीधे 80 क्वेश्चन को जो है तो मिस करने वाला है वो बंदा, और उसका मेरिट कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल या ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, आप उनको टिक कर दीजिए, और उनका जो क्वेश्चन नंबर है वो आप अपनी ब्लैंक शीट पर लिख लीजिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन जो है तो बाकी है। तो उस क्वेश्चन का नंबर आप वहाँ ब्लैंक शीट पर लिख लीजिए, और उसके बाद आप जो वन लीनियर क्वेश्चन है, जो एक लाइन में जो क्वेश्चन हलो जो दिए हुए हैं, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद नंबर सीरीज है, और भी कोई क्वेश्चन जो तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हमने देखे, प्रॉफिट लॉस अगर सूद मुफरद है तो वो फार्मूले की वजह से इसे निकल जाता है, सूद मुरक्कब है ना, और इंटरेस्ट है, सॉरी प्रॉफिट लॉस है। तो ये क्वेश्चन हम फार्मूले आपको अगर याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल जल्दी कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्पीडली सॉल्व कर लीजिए,
लास्ट में टाइम बचता है तो आप उन सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन या फ्लोर पजल इन क्वेश्चंस पर आकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज वक्त नहीं बचता है तो आपको पछताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको टिक करके आए हो। मतलब अगर आपने ऐसे 30 क्वेश्चन भी अंदाज से अगर टिक किए हैं तो आपको वहाँ से 12 से 14 मार्क मिलने वाले हैं। तो ये तरीके से आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। और फिर भी अभी कुछ ऐसी ट्रिक्स बाकी हैं जो हम आपको एग्ज़ाम से चंद दिन पहले बताएंगे, जिसमें हम आपके सीधे-सीधे 20 प्लस मार्क किस तरीके से हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरीके से आपको पढ़ना है, और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक बहुत से लोग महा मैराथन देखते हैं, महा मैराथन, मैराथन 5-5, 7-7 घंटे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो ये लंबी चौड़ी वीडियोस और भरपूर भरपूर उसमें इतने जम्बलिंग क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से, दूसरा आ रहा है उस टॉपिक से, दिमाग में इतनी खिचड़ी बन गई कि वो क्या पढ़ा था उससे, वो जब वीडियो उसकी एंड होगी 5 घंटे बाद तो उसे पता ही नहीं कि उसने क्या 1 नंबर पे या 10 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था। तो वैसे वीडियोस को अवॉइड करें। आप ऐसी वीडियोस देखिए जो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा देखने के बाद आप उस वीडियो को जब एग्ज़ाम में जाए तो वहाँ से उस वीडियो से आपको 5 से 7, 10 मार्क का फ़ायदा बिल्कुल गारंटीड हो। ऐसी चीज़ों पर मेहनत करो ताकि जो है तो आपका टाइम जो बचा है, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम आगे बढ़ जाए, फिर भी अगर नहीं भी बढ़ता तो आप जो है तो 8 दिन में इतना जो है तो कुछ इतना कुछ जो है तो ले आप अपने अंदर जो है तो हासिल कर लीजिए कि आप 100 प्लस मार्क बिल्कुल गारंटीड लाएँ। और डेट आगे बढ़ती है तो फिर तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहने वाली बात है। फिर 1 डेढ़ महीने में इंशाल्लाह इस तरीके की तैयारी करेंगे कि आप फिर 100 क्या आप 120, 140 से ऊपर भी सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर होगा नंबर सीरीज़ का, लेकिन दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, आप देख तो रहे लेकिन लाइक करने से बहुत कतरा रहे, तो लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पहुंच पाए। और बाकी पीडीएफ जो है इन लेक्चर्स की वो ग्रुप में प्रोवाइड हो रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और आप अगर कोई एक ही लेक्चर देख रहे हो और आपको दूसरे लेक्चर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर सभी अदर लेक्चर्स की जो है तो लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर क्लिक करके आप अदर लेक्चर्स को देख सकते हैं। शुक्रिया।